हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार साथियों, मैं राहुल आप सभी का स्टडी IQ IAS हिंदी पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं वीरज सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? सर सब बढ़िया, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमेशा की तरह। सर आज के जो भी हम वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, उसका एक बहुत जिज्ञासा है बच्चों में। उसका कारण यही है कि आप यूट्यूब पे क्या लेके आ रहे हो। वैसे तो ये दिवाली का समय चल रहा है और ये कोई एक दिन का त्यौहार होता नहीं है। मतलब 2-3 दिन पहले से मनाना शुरू करते हैं और 2-3 दिन रात तक बनता रहता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से मनाया ही जाता है। स्टडी IQ भी इसको लंबे समय से मना ही रहा है, तो इसमें छोटा सा योगदान मेरा भी है। स्टडी IQ IAS हिंदी की तरफ से एक नए प्रोग्राम की हम करना चाहते हैं शुरुआत। ज़्यादातर बच्चे हमसे इतिहास पढ़ते रहते हैं, इतिहास देखते रहते हैं, तो उसी में कुछ थोड़ा बहुत योगदान है। सर इतिहास और नए वाले प्रोग्राम के ऊपर बात करेंगे, उससे पहले एक हल्का सा मैं आपसे लेना चाहूँगा। जो शख्सियत आप करते हो, जिसमें आप पर्सनैलिटीज़ को उठाते हैं, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है, बहुत ही बढ़िया व्यूज़ हैं। तो जब वो करते हो तो आपका थॉट प्रोसेस क्या रहता है, खासतौर पे यूपीएससी के एस्पिरेंट्स के लिए? उसमें उसको जब मैं स्क्रिप्ट करता हूँ तो 2 चीज़ों का ध्यान रखता हूँ। एक तो जब हम लोग यूपीएससी में चीज़ें पढ़ते थे ना, तो वो बहुत बुकिश हुआ करती थी लैंग्वेज की। सब किताबों में जो लिखा है साहित्यिक तरीके से वो हम पढ़ते थे, और वो जब पढ़ते थे तो वो उसको दिमाग एडॉप्ट नहीं कर पाता था चीज़ों को। तो अभी मुझे लगता है कि क्योंकि डिजिटल दुनिया है, चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, तो वो समस्या आगे के स्टूडेंट्स को ना है। ख़ास तौर से जब पर्सनैलिटीज़ की बात आती हैं, तो जो सोशल मीडिया में या कहीं पर पहले से बहुत विख्यात जो चीज़ें हैं जिनके बारे में लोगों ने सुन रखा होता है, वो उसी तरीके से अपना सोचने का जो थॉट प्रोसेस है वो रखते हैं और उसी के इर्द गिर्द अपने इतिहास को निर्माण करना उसका शुरू कर देते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, या मैं ये चाहता भी था कि जब हम किसी पर्सनैलिटी को रखें तो यूपीएससी जैसे किसी भी पर्सनैलिटी में कोई भेदभाव नहीं करना चाहती। मतलब वो एकदम निरपेक्ष रखना चाहती है कि यार जो जैसा था वैसा, वास्तविकता उसकी क्या थी। जैसे एक एग्जाम्पल दें तो शायद आपके मन में ज़्यादा क्लियर हो। जैसे एक पर्सनैलिटी गांधी जी हैं। अब गांधी जी को लेकर के पूरा जो देश है ना, वो 2 धड़ों में तो कम से कम बटा ही है। एक व्यक्ति गांधी जी को कुछ अलग तरीके से सोचता है, दूसरा व्यक्ति गांधी जी को कुछ अलग तरीके से सोचता है, और दोनों आपस में एकदम कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और कई जगहों पर वो पूरकता भी दिखती है एक तरीके से कि यार ये ऐसा नहीं, मतलब ये दिखाता है कि गांधी जी पूर्ण तो नहीं हो सकते, फिर ये भी दिखाता है कि गांधी जी कोई इतनी छोटे अस्तित्व भी नहीं है कि कोई क्वेश्चनेबल कर दे उनको। सही बात। तो यूपीएससी इसी का बैलेंस निकालता है। अब इसके लिए या तो आप किसी अलग राइटर की अलग बुक पढ़ो, किसी अलग राइटर की अलग बुक पढ़ो। जितने राइटर्स आप पढ़ोगे उतने अलग अलग थॉट्स वहाँ से निकल करके आते हैं। तो जब मैं ड्राफ्ट करता हूँ उसे, जब मैं स्क्रिप्ट करता हूँ उसे, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उन सब जगहों से जो इम्पोर्टेंट थॉट प्रोसेस हैं वो उसमें आ जाए। तो जो ये एक बच्चों का जो टाइम वेस्ट होता है ना कि यार ये भी किताब पढ़ते तब हमें वो एंगल समझ में आता, वो किताब पढ़ते वो एंगल समझ आता, इस आर्टिकल को पढ़ते तो एंगल समझ में आता, तो वो सारे आर्टिकल हम उसमें डालते हैं, रेफरेंस के साथ डालते हैं। मैं अपना विचार उसमें मतलब लेश मात्र ही रखता हूँ, ज़रा सा रखता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी विचार हैं वो स्टूडेंट खुद बनाएं, तभी वो कहानी की तरह उसे सुने। न सिर्फ केवल कहानी की तरह सुने बल्कि यूपीएससी में यूज़ करें उसे। और मैं हमेशा उसमें, जब आप जो कोई रेगुलर व्यूअर होंगे तो उसको ज़रूर देखते होंगे, मैं उसमें हमेशा बताता हूँ कि ये जो आज की स्टोरी है ये यूपीएससी से इसकी रिलेवेंसी क्या है। मतलब प्रीलिम्स में इसमें क्वेश्चंस आएंगे, मेंस में आएंगे तो किस सेक्शन से आएंगे, जीएस पेपर 1 में या फिर हिस्ट्री ऑप्शनल में या फिर वर्ड हिस्ट्री में उसके किस सेक्शन से आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं उसमें पहले क्लियर कर देता हूँ। तो यूपीएससी का पूरा उसमें कंटेंट जाता है। और सर जितना मैंने देखा है, मेरे को लगता है कि जो वीडियोस आप बनाते हो इससे के लिए वो बहुत अच्छा मटेरियल है बेहद। आप किसी भी हिस्से में उसको चाहे इंट्रोडक्शन में डाल लो, चाहे बॉडी में डाल लो, चाहे कंक्लूजन में डाल लो, बहुत प्यारा और सुंदर एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके पीछे भी एक छोटी सी यही बात है कि ये आपने पता नहीं कोइंसिडेंसली आपने वही शब्द बोल दिया कि निबंध के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली जब हमने शख्सियत शुरू की थी, बहुत पहले शुरू किया था, अब इसको तो रीस्टार्ट किया, तो एक नए फेज की तरह से शुरू किया। तो उसके पीछे प्रोसेस यही था कि कुछ पेपर हैं हमारे जैसे निबंध, ये इनके साथ बड़ा दोयम व्यवहार करते हैं। जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो एस्पिरेंट बल्कि हम कहेंगे, इन बड़ा दोयम व्यवहार करते हैं कि भाई
इसके ऊपर ध्यान नहीं देना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सब चीज़ों के ऊपर खूब ध्यान देते हैं। ऐसे के ऊपर कोई तैयारी करने की सोचता भी नहीं है। तो वो अच्छे वर्ड्स कहाँ से लाओगे आप, और उसमें भी अच्छे कोटेशंस कहाँ से लाओगे, उसमें भी अच्छे रेफरेंसेस आप कहाँ से लाओगे। और जब तक ये नहीं लाओगे आपका निबंध अच्छा नहीं होगा। एग्जैक्टली मैंने भी ये सोचा था कि निबंध में ये प्रोसेस काम आए, जिसकी वजह से रेफरेंसेस मैं उसमें खूब डालता हूँ कि ये इनका रेफरेंस है। चलिए सर, बढ़िया, आपने एस्से के लिए सहायता कर दी, मेंस के लिए सहायता कर दी। अब आपके आने वाले प्रोग्राम के बारे में बातें करते हैं, और वो किस तरीके से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा, सहायता करेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा बता दीजिए। मैं एक थोड़ा सा इसको ओपन करता हूँ, थोड़ी देर बाद और ज़्यादा ओपन करूँगा। तो पहले चरण में अगर इसको मैं ओपन कर रहा हूँ तो इस तरीके से कि इतिहास को लेकर के भी लोगों के मन में दो अलग अलग तरीके के विचार हैं। जैसे कोई इतिहास का अगर स्टूडेंट है तो उसे बड़ा पसंद आता है, फिर तो वो और पढ़ना चाहता है कि यार मैं तो हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, कुछ और पढ़ने को मिलेगा, उसका इंटरेस्ट जग जाता है। अब प्रॉब्लम वहाँ आती है जिसके इतिहास में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वहाँ सबसे बड़े वहीं चैलेंज है एक्चुअली। ज़्यादातर जो साइंस बैकग्राउंड के होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट रहते हैं, उनका इतिहास छोड़े हुए मान के चलिए कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ा होगा, उसके बाद से छूटा है। 10th स्टैंडर्ड में भी कैसा पढ़ा है ये सब जानते हैं हम सब लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मतलब हम कहें कि उनका कोई नाता रिश्ता होता नहीं है हिस्ट्री से। अब ऐसे में इतिहास को इंटरेस्टेड कैसे बनाया जाए, उसमें कहाँ से इंटरेस्ट लेकर के आया जाए। तो उसका एक प्रोसेस ये हो सकता है कि भाई थोड़ा हम स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ें उसको, तो चलो हमने उस पर शख्सियत बना दिया। दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि हम उसमें जीने का प्रयास करें, उसको समझने का प्रयास करें कि अगर ये घटनाएं घटित हो रही थी तो कैसे घटित हो रही थी, उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों नहीं घटित होनी चाहिए थी, घटित हुई तो क्या गलतियां हो गई, इसको एलोबरेट करे कोई, तो वो भी प्रोसेस हो गया। एक प्रोसेस होता है कि हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हम पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हमें ये समझ में आता है कि अब जैसे एग्जाम्पल की बात है कि गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी में हुआ, सुन लिया सबने, कहाँ है तलवंडी, अब वो नहीं पता चल रहा है एक्चुअली कहाँ है वो, कहाँ है। चलो ये तो फिर भी बहुत फेमस जगह का नाम मैंने आपको बता दिया। यही चीज़ अगर आप चले जाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में या और एंशिएंट टाइम में चले जाएं और वहाँ के किसी पुरातात्विक स्थल की बात रखते हैं, अतरंजी खेड़ा की बात करते हैं, अब नहीं मालूम है कहाँ है अतरंजी खेड़ा, बता भी दिया कि यूपी में है चलो, या फिर कहीं इस तरीके की लोकेशन बता दिया, तो वहाँ नहीं पता चल रहा कि कहाँ है। तो इतिहास में एक इंटरेस्ट यहाँ से ही पैदा होता है कि हम दिखा सकें, बता सकें कि जो ये प्लेस है इसकी रिलेवेंसी तो हमें ये सिखाई जाती है, लेकिन वो प्लेस एक्चुअली कहाँ है और वहीं पर ये घटनाएं क्यों घटित हो रही हैं। सर इसी से मुझे एक चीज़ याद आती है, मेमोराइजेशन की विधि में एक टेक्निक होती है जिसको माइंड पैलेस कहते हैं, जहाँ पे अलग अलग जगह पे चीज़ों का प्रयोग करके उस स्थान पे आप एक मेमोरी छोड़ देते हो और वो आपको रिकॉल करने में बहुत आसानी होती है। तो जितना मुझे समझ में आ रहा है आपसे बात करके, आप जिस तरीके से इतिहास पढ़ाने वाले हो, जो सबसे जटिल समस्या रहती है बच्चों की कि उनको याद नहीं होता है जी, तो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस से जो आप करने जा रहे हो उससे तो इतिहास तो मतलब एकदम जहन में बैठ जाएगा। प्रयास यही है। आजकल आप देखते होंगे, आजकल क्या हमेशा फिल्मों में कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का है, लेकिन फिल्मों में कई बार ऐसे सीन दिखाए जाते हैं कि मान लेते हैं कि लेट्स से कहीं कोई क्राइम हुआ, तो अब जो उसके जो सुराग खोजे जाते हैं, साक्ष्य खोजे जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि अक्सर इंटेलिजेंस के जो लोग होते हैं उसे मार्क करते हैं, मार्क कर रहे हैं, पिन कर रहे हैं, ये चीज़ वहाँ से कनेक्ट हो रही है, वो चीज़ वहाँ से कनेक्ट, जैसे जैसे वो पिन करते जाते हैं पूरा का मतलब वो घटना उनके सामने घटी नहीं है, लेकिन वो पूरी घटना को अपनी आंखों के सामने से गुजरता हुआ देख पाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि वो उसको पिन कर रहे हैं। तो वो चीज़ उसमें रहती है और फिर वो अंत में पूरा एक कहानी निकल करके आ जाती है कि अच्छा ये हुआ था, इस लॉजिक के साथ हुआ होगा और इसका कंक्लूजन ये रहेगा। सेम यही चीज़ हिस्ट्री के साथ, क्योंकि हिस्ट्री को किसी ने देखा नहीं है। ठीक उसी तरीके से जैसे किसी एक जासूस ने ये नहीं देखा है कि क्राइम कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था, उसको होते हुए उसने देखा नहीं, सिर्फ वो एजम्पशंस लगाता है और उसे सेट बैठा देता है कि यही हुआ है। हिस्ट्री में भी वही ईमानदारी है। और सर जितना पेपर पैटर्न मैंने देखा हुआ है, मेरे ख्याल से यूपीएससी इतिहास को एकदम आइसोलेटेड नहीं देख रहा है। हाँ। वो जगहों के साथ जोड़ रहा है जी, चाहे उसके जो भी क्वेश्चन हो, विजयनगर फला फला नदी के किनारे बसा था,
या पानीपत में ही सारी लड़ाइयाँ क्यों हुई हैं? ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल के हैं जो पूछ रहा है। और अगर मैं गलत नहीं तो मेरे ख्याल से अजंता कौन सी नदी के किनारे पड़ा हुआ, ये भी प्रीलिम्स में कुछ साल पहले उसने पूछ लिया था। अच्छा, तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा और देखा जाए तो ये तो जीएस पेपर 1 के आसपास का कोर इलाका हो गया, जिसमें हम हिस्ट्री को जीएस के साथ जोड़ करके देख रहे हैं। कुछ होंगे स्टूडेंट जो हिस्ट्री ऑप्शनल लेकर के चल रहे होंगे, तो जो ये प्रोग्राम आएगा उनके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा वहाँ पर, जब वो हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ेंगे और उसके पेपर 1 में जाएंगे और उसके क्वेश्चन नंबर 1 में जाएंगे, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें जितने भी सेक्शंस हैं वो तो वहाँ से 100% कंप्लीट हो जाएंगे, 100% कंप्लीट हो जाएंगे वहाँ से। तो अब तो सर मेरे ख्याल से राज तो जग जाहिर हो ही है इस चीज़ के बाद, तो बता ही दीजिए, प्रोग्राम के बारे में बता दीजिए। तो नक्शा है, इतिहास को हम लोग नक्शे के थ्रू पढ़ेंगे, कहानियों के थ्रू। बहुत इतिहास पढ़ा सबने, कहानियों के थ्रू पढ़ा, साहित्य के फॉर्म में पढ़ा, हर तरह से। अब पूरा इतिहास हम पढ़ेंगे नक्शे पर, और इसका नाम भी इसी से ओरिजिनेट हुआ है, नक्शे पे इतिहास। नक्शे पर इतिहास। मुझे सर ने पहले बता दिया था तो इस वजह से मुझे पता है। लेकिन सर जब इस प्रोग्राम के बारे में बात कर रहे थे काफ़ी एक्साइटमेंट था मेरे को सुनने में, काफ़ी यूनिक चीज़ लगी मुझे। बस सर इसमें अगर मैं स्टूडेंट पर्सपेक्टिव लेके आपसे बात करूं तो मेरा एक प्रश्न आता है। इतिहास में जो घटनाएं होती हैं अमूमन तौर पे जो पढ़ते हैं वो एक क्रोनोलॉजी में पढ़ते हैं, साल का सहारा लिया जाता है। जी जी बिल्कुल। अब जब आप स्थानों का सहारा ले रहे हो तो ये ऑर्डर कैसे मेंटेन करके रखोगे? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका बहुत सरल सा जवाब है। मैं इसमें जो इतिहास शुरू करूँगा वो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरू करूँगा, प्राचीन इतिहास से, और इसको आधुनिक इतिहास तक हम लेकर के चलेंगे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री तक लेकर के चलेंगे। और अगर हालांकि बच्चे अच्छा रिस्पांस करते हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी, मेरे कहने की जिम्मेदारी कि अगर बच्चों का और अच्छा सा रिस्पांस आया, उनका और अच्छा सा प्यार मिला और मेरे पास समय भी रहा, तो इसी प्रोग्राम में कंटिन्यू हम वर्ल्ड हिस्ट्री का भी जो मैप का लोकेशन है वो ले आएंगे। अगर इन द केस नहीं समय बचा तो हम सेपरेट प्रोग्राम के थ्रू कभी उसको लाने का प्रयास करेंगे। अब आपका जो एग्जैक्ट क्वेश्चन था उस पर आ जाते हैं। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं तो हम एंशिएंट के जो टॉपिक्स हैं उनके थ्रू हम क्रोनोलॉजी को लेकर के आएंगे और उन्हीं के थ्रू ही मैप दिखाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कि मैंने पाषाण काल पढ़ाया, तो पूरा का पूरा जो पाषाण काल है और पाषाण काल के जितने भी विभाजन हैं उन सभी के विभाजन से संबंधित जितने लोकेशन हैं वो सब मैं उसमें बता रहा हूँ कि भाई कहाँ से साक्ष्य मिले हैं, कहाँ से किस प्रकार के साक्ष्य मिले, वो सब लोकेशन में दिखा रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ आपको। फिर अगले चैप्टर में आ गए, लेट से कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में आ गए, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के चरण है उसके लोकेशन कौन कौन से हैं, उनमें कहाँ से क्या क्या चीज़ें मिली हैं, तो हमने उसको लोकेट कर दिया, उसको दिखाया, और उसकी जो इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री की वो 1 या 2 लाइन में एक्सप्लेन करते चले गए। फिर उसके बाद जो मेन हड़प्पा रीजन है, मैच्योर हड़प्पा का जो रीजन है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे और जो उसका टाइम पीरियड होगा उसको लोकेट करेंगे, तो ये अपने आप क्रोनोलॉजी सेट हो जाएगी, तो कहीं पे क्लैशेस नहीं आएंगे। कुछ एक ऐसे एरियाज़ हैं जैसे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में जब आप आओगे तो एक साथ कई इतिहास वहाँ घटित हो रहा होगा। मराठा का इतिहास भी चल रहा है, मुगलों का इतिहास भी चल रहा है, यूरोपियंस भी आ रहे हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे पढ़ने की खिचड़ी। और मेरे ख्याल से यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, और जो प्रोग्राम आप लेके आ रहे हो मेरे ख्याल से जब साल सेम हो गया तो स्थान तो अलग है, स्थान अलग है, तो उस चीज़ को हम इसी इतिहास के फोकस से अलग अलग करेंगे। तो जैसे मैं जब बताऊंगा कि लेट्स से कि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट लोकेशंस हैं वो हमने लोकेट कर दी। और क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं है कि हम पूरी तरीके से स्पून फीडिंग कर दें, वो भी वहाँ नहीं रहेगा। तो अगर हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर पढ़ा रहे हैं, मुगल एम्पायर का पतन के समय की लोकेशन पढ़ा रहे हैं, तो हम आपको वहाँ पे इंडिकेट कर देंगे कि देखो ये लोकेशन याद रखना, आगे मराठा पढ़ते समय याद करनी होगी। जैसे औरंगजेब का कैंपेनिंग हुआ अगर, तो औरंगजेब के समय से ही मैं मानता हूँ कि डिक्लाइन होना शुरू हुआ। हालांकि कुछ लोग औरंगजेब के बाद से मानते हैं, मेरा मानना थोड़ा सा रहता है कि औरंगजेब के समय से डिक्लाइन हुआ। तो वहाँ पे क्लैशेज आएंगे कि ये तो मराठा में भी पढ़नी थी लोकेशन और ये तो हमने मुगल्स में भी पढ़ी लोकेशन, तो हम बता देंगे कि यार आगे रिपीट होगा वहाँ पर, तो इसको याद रखना, तो वहाँ दोबारा उसको लोकेट कर देंगे। अच्छा सर, इसी से मेरे को एक चीज़ याद आई, जैसे जब आप मुगल के पतन की बात कर रहे थे, उनका जब डिक्लाइन हो रहा था,
तो जो बाद के वंश आते हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। अगर कोई हिस्ट्री का स्टूडेंट अगर ऐसे जेनरिक भी पढ़ेगा तो उसको बहुत अच्छी लगेंगी। मतलब उनके कोर्ट में क्या हो रहा है, बंदों की मतलब जो राजा है उसकी शख्सियत कैसी है। तो जब हम स्थानों के बारे में पढ़ेंगे तो ये कहानी आप छोड़ दोगे या ये कहानी हमारे छात्रों तक पहुंचाओगे? आपने तो बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ ये पूछा है, लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे थोड़ा सा निराश होंगे इसमें। इसलिए निराश होंगे कि मैप, हिस्ट्री ऑन मैप, या हम इसको कहें कि नक्शे पर इतिहास का वो पोर्शन हम मायने में रखेंगे, फोकस में रखेंगे जो जिसके लिए नक्शा बेहद ज़रूरी है। संपूर्ण इतिहास की तरफ जाएंगे ना तो ये नक्शा बनाना भूल जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि उनको लोकेशन पे फिर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मेरा एक कोशिश ये रहेगी कि वो हमेशा लोकेशन पे फोकस रहें और वहाँ के हिस्ट्री की इंपॉर्टेंस समझें कि इसी लोकेशन पे हिस्ट्री क्यों, और उसका ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस क्या हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है सर। तो बच्चों से ही पूछ लेते हैं ना कि जो ऐसी कहानियां हैं इतिहास के पन्नों में जो छिपी रह गई हैं, जिनको बहुत चाव से पढ़ते पढ़ाते हैं। सर एक स्कॉलर हैं तो आपने तो कई दफ़ा पढ़ी होगी और आपको बहुत सारी पता होंगी। तो हमारे बच्चों से ही पूछ लेते हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये सारी कहानियाँ जो कि सर लेके आते रहते हैं बट एक अलग तौर से लेके आए, तो सर क्या इसमें कोई हर्ज तो है नहीं? हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। ये एक सेपरेट प्रोग्राम में रखा जा सकता है। अगर आप जो इंडिकेशन कर रहे हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, जो बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि जो अभी हमारे स्टडी IQ IS हिंदी के साथ में, स्टडी IQ के साथ में जो अभी नए स्टूडेंट जुड़े होंगे, अब वो खोज रहे होंगे कि उन्हें इतिहास का एक प्रॉपर एक थ्रू स्टोरी और कनेक्टिविटी के साथ में एक पूरा का पूरा उनको एक क्रंच मिल जाए। तो वो नक्शे पर इतिहास से तो पूरा नहीं मिलेगा, बेहद ईमानदारी से। उसके लिए एक सेपरेट प्रोग्राम निस्संदेह रखना पड़ेगा। वो प्रोग्राम अलग तरीके से अलाइन करेंगे हम लोग, तो उसका डिस्कशन हो जाएगा। चलिए छात्रों, सर ने अब आपके सामने बोल दिया है तो सर को पकड़िएगा कमेंट सेक्शन में, जब भी सर वीडियोस बनाए। सर वीडियोस कहाँ हैं आपकी? हाँ, तो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, तो दबाव एक बन जाएगा मेरे ऊपर, बना दीजिएगा दबाव। सर तो बना ही रहे हैं तो दबाव बन ही जाएगा। नहीं सर, सर ये अभी रिसेंटली मैंने इसका एक पोर्शन कंप्लीट किया था, वर्ड हिस्ट्री का। जनरली आप यूट्यूब पे देखेंगे तो वर्ड हिस्ट्री कम देखने को मिलेगा। एक्चुअली स्टूडेंट का भी इंटरेस्ट कम होता है ना। किसी का भी आप देखो, एस्पिरेंट जो है ना, पहले प्रीलिम्स की तैयारी करना सोचता है, करना उसे मेंस तक की तैयारी है। इनफैक्ट मैं तो कहूँगा इंटरव्यू तक की तैयारी करनी है, और सबको एक साथ ही करना होता है। लेकिन उसका दिमाग जाता ही है कि पहले प्री देख लें, निकलता है कि नहीं निकलता है, हम यूपीएससी के लायक भी हैं कि नहीं है। तो वो जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड जो हिस्ट्री है वो ज़्यादा पढ़ते हैं। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के, और जो कि स्टडी IQ जिसके लिए जाना जाता है, कि हम हमेशा उन स्टूडेंट्स को जिनको बहुत ज़रूरत है और नहीं उनके पास में उपलब्धता हो पा रही है, तो उनको ईमानदारी से हम पढ़ा पाएँ। तो आप देखेंगे तो मैंने वहाँ पर वर्ड हिस्ट्री का एक कंप्लीट लेक्चर दिया है, तकरीबन 20 से 25 लेक्चर हैं उसमें, और पूरा एकदम GS लेवल में अच्छे से मेंस लेवल में उसको आप कवर कर सकते हो। तो एक पोर्शन तो मैंने कर रखा है ऑलरेडी। सर ये जो बात कर रहे हैं, मेरे को तो डाउट लग रहा है इसको, ये कोई पेड कोर्स है उस टाइप का तो नहीं है कि मतलब इतनी तारीफ आप कर रहे हैं नक्शे पे इतिहास? पेड कोर्स में और यूट्यूब में एक छोटा सा डिफरेंस मैं बता देता हूँ, और ये छोटा सा डिफरेंस ये तो फ्री में दे रहे हो ना? ये तो सभी फ्री में, एकदम फ्री, एकदम फ्री है। लेकिन दिक्कत ये है कि वन वे कम्युनिकेशन में जो पढ़ाई है, हम अपनी तरफ से तो क्या दे सकते हैं वो सब देने का प्रयास कर रहे हैं ना। मतलब बीइंग अ पार्ट ऑफ स्टडी IQ, तो हम लोग जितना खुद से देना चाहते हैं वो देते ही हैं। लेकिन कंप्लीट कब होती हैं चीज़ें? जब टू वे कम्युनिकेशन हो। बच्चों को क्या नहीं समझ में, हम पूरा प्रयास करेंगे कि नक्शे पे हम सब कुछ उनको समझा दें। प्रैक्टिस कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे? तो अगर आपके पास में थोड़ा सा ये रहता है कि आप जुड़ सकते हो हमारे पेड बैचेस के साथ, तो आप वहाँ जुड़ जाओगे तो कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, उनके लिए जो कंप्लीट सेल्फ स्टडी करने की हिम्मत रखते हैं, कुव्वत रखते हैं और करना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोग्राम मतलब अमृत का समान है। वो करें ईमानदारी से, खुद की मेहनत करें, डेफिनेटली उनको लाभ मिलेगा इसमें। और सर शायद जितना मेरा मानना है, मैं भी चैनल्स देखता रहता हूँ जिस तरीके से पढ़ा और पढ़ाया जाता है, इस टाइप का प्रीमियम कंटेंट मेरे ख्याल से फ्री में खास तौर पे उपलब्ध करा देना, मतलब ये बहुत ही सराहनीय है जो आपके लेवल पे हुआ है। नहीं, मेरे लेवल पे नहीं है ये सब स्टडी IQ के लेवल पे है। पहले से भी स्टडी IQ के लेवल पे ही था, अभी भी उसी के लेवल पे। और हम सब सर उसी के लिए। हाँ, ये चीज़ भी सत्य है। तो सर अंत में आपकी तरफ से विद्यार्थियों के लिए कोई संदेश, कोई समाचार? संदेश और समाचार एक ही है कि देखो, प्रोग्राम का नाम बिल्कुल ध्यान में बैठा लीजिए। प्रोग्राम का नाम है नक्शे पर इतिहास, और इसका पहला एपिसोड 27 तारीख को आ जाएगा।
और हम अपनी मैनेजमेंट की टीम से डिस्कशन कर लेंगे, एग्जैक्ट उसका एक टाइम सेट हो जाएगा। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे बच्चे जुड़ जाएंगे तो मैं उनको टाइमिंग भी बता दूंगा। डेट तो कंफर्म है कि 27 अक्टूबर से ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो 27 तारीख तक ये दीपावली के खुमार से भी मुक्त हो चुके होंगे, पढ़ाई के मोड में फिर से वापस आ चुके होंगे। तो दीपावली का ये जो त्यौहार है पोस्ट दिवाली के लिए है। तो सर आप दिवाली की बात हो ही गई है, तो जितने भी आपको चाहने वाले छात्र हैं, स्टडी IQ को चाहने वाले छात्र हैं, उनको मुबारकबाद दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। दीपावली आप पहली बात तो सुरक्षित मनाइएगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है। दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, ईश्वर न करे किसी के साथ भी दुर्घटना हो। सुरक्षित रहिएगा, सुरक्षित रखने का सबको प्रयास कीजिएगा, किसी प्रकार की उद्दंडता से स्वयं भी बचिएगा और दूसरों को भी दूर करने का प्रयास कीजिए। और इन्हीं संदेशों के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं दीपावली की आप सभी को। और मौज मस्ती करते रहिए। मौज मस्ती तो ज़रूरी है। मौज मस्ती इसलिए ज़रूरी है कि असल में UPSC की तैयारी लोग करते हैं ना, सोशल मीडिया से ऐसे डिस्कनेक्ट होना चाहते हैं, पढ़ना है। UPSC कहता है कि भाई अगर तुम सोशल से दूर हो जाओगे तो फिर समाज का तो वो क्वेश्चन ही पूछता है GS पेपर 1 में वो सेक्शन कैसे कंप्लीट करोगे आप। तो पढ़ना है, मौज मस्ती करना है, लेकिन उद्दंडता नहीं करनी है। सिंपल सी बात है। मेरी आशा है सर जितने लोग ये देखेंगे और जितने छात्रों तक ये प्रोग्राम पहुँचेगा उन सभी को सहायता होगी, उन सभी को मदद होगी। और मैं फिर से कहूँगा बहुत ही मतलब लाजवाब चीज़ है जो आपने सोची है, और हम सभी को इंतज़ार रहेगा। ख़ासतौर पे मुझे उसका कारण मैं बता देता हूँ। जो साउथ इंडिया की जगह रहती हैं मैं प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूँ, तो इस प्रोग्राम के माध्यम से कम उन जगहों के नाम तो मैं सही से ले पाऊँगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब वहाँ पर देखने को मिलेगा, लोकेशन भी। और थोड़ा सा ऊपर वाले का एक छोटा सा मेरे ऊपर शायद हाथ भी है कि मैप वो ठीक ठाक बना लेता हूँ। तो जनरली बच्चे मैप बस जैसे इंडिया है ना, तो दक्षिण भारत के साथ बड़ा अन्याय है, केवल V बना के काम निकाल देते हैं उसका। तो मैं सिखाऊंगा कि यार आपको ऐसे V बना के काम नहीं निकालना है। और इससे एक बहुत अंत में जाते जाते शुभकामनाएं दे दी हैं, तो आगे बढ़ाना नहीं चाहिए वैसे प्रोग्राम, लेकिन फिर भी दोबारा दे देंगे सर। अपनी आदत से मजबूर होते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि इससे एक जो और बड़ा फ़ायदा होगा ना, वो ये होगा कि इनको मैप बनाना ये सीख जाएंगे। मैं बताऊँगा कि आप नक्शा कहाँ से कैसे शुरू करें और कहाँ पे छोड़ें। तो जब ये GS पेपर 1 में भी एक कदम आगे रहने वाले हैं अगले स्टूडेंट से, जो केवल V बना के काम चलाने वाले, जो केवल V बना देते हैं, गोल रोटियां बना के वो बना देते हैं। तो वो वैसा उससे एक कदम आगे रहने वाले हैं अगर उन्होंने सीख लिया कि मैप कैसे बनाया जाता है, खासतौर से इंडिया का। मैं वर्ड मैप भी बनाना इनको सिखाऊंगा, तो उससे भी फ़ायदा मिलेगा इनको। चलिए साथियों, मुझे लगता है आपके साथ मैं भी आपके साथ जुड़ा रहूँगा सर, ये वाली सीरीज़ जब तक चलेगी। आपको ढेरों शुभकामनाएं इस नई सीरीज़ के लिए। हम सभी आशा करते हैं कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट की कम्युनिटी है, उन सभी को इससे बहुत मदद मिलेगी। बिल्कुल। इस पॉडकास्ट में, इस वार्तालाप में आपका जुड़ने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और एक बार फिर से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो साथियों, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्यौहार का आनंद लीजिए, परिवार के साथ रहिए और स्टडी IQ के साथ बने रहिए। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।